हेलो दोस्तों, वेलकम इन कंपटीशन कंजुगेटरी। जी, टुडेज टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। टीजीटी में ग्रामर में ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं। ठीक है, पैसेज में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल आप कह सकते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर के अगर एस्पेक्ट से देखें तो। ठीक है, इवन इन एवरी एग्जाम जहां पे पूछा जाता है ग्रामेटिकली इंग्लिश में, तो वहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आपको प्रॉपर इनकी डिटेल्ड जानकारी नहीं पता है तो आप वो सारे गलत कर दोगे। ठीक है, तो हम आज आपके साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो शेयर कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में वीडियो जाएगी, इसलिए जो है आप आराम से इसको सीखते रहें। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा अगर कोई डाउट रह जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये वीडियो। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं सबसे पहले। नो व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब, स्पीच का मतलब यहां पे सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स। सेंटेंस जितने पार्ट्स में होता है, हर एक पार्ट की एक पहचान होती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उनको पहचानने के लिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर उसकी डिटेल्ड जानकारी में जब जाते हैं वो हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल पे काम आता है। ठीक है, जैसे आप पहले तो पहचान जानेंगे कि अगर सेंटेंस में कोई नाम आया है तो हमको तो पहले पहचान चाहिए ना कि इसको कौन से नेचर में रखेंगे, इनमें से ही 8 में से कोई ना कोई होगा। तो पहले तो हम उसको पहचानेंगे ना, ये नाउन है। ठीक है, नाम है तो नाउन में आएगा, ऐसे पहचान लिया। अब हम उसके टाइप्स में जाएंगे तो टाइप्स से हमारे कंपटीशन के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, ऐसे तो नहीं ही आएगा। टाइप्स में ही घुसेंगे, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो टाइप्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, हम आपको डिटेल्ड में आज लेके चलेंगे हर इसके टाइप में। चलो बात करते हैं सबसे पहले, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। अगर कभी भी ये क्वेश्चन कहीं भी लिखा हो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, या कितने टाइप पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, योर आंसर विल बी 8 ऑलवेज, 8 टाइप्स। ठीक है, in written you have to tell 8 types of parts of speech are there। ठीक है, 8 होते हैं in written। लेकिन हम लोग इसमें एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए आर्टिकल का, आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स का हम लोग 8 के अलावा 9वां भी वीडियो एक बनाएंगे आपके लिए। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स से भी क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ए, एन और दा, ये 3 हमारे आर्टिकल होते हैं। इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि दा भरा जाएगा या ए भरा जाएगा। बहुत गलत करते हैं इसमें लोग। तो ये वाला हम एक वीडियो, इसके जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके लास्ट में एक अगली वीडियो आएगी आर्टिकल्स की, सिर्फ वो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो, तो कहने का मतलब है कि कई लोग 8 पढ़ाते हैं, कई लोग 9 पढ़ाते हैं, कई लोग अलग अलग इस तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन रिटन में कभी भी पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, तो आपका आंसर होगा 8 टाइप्स। ठीक है, रिटन में आपको सेम आंसर देना, 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। ओके, ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम इसके आगे। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टडी हम लोग करते हैं मेनली सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं, जितने भी वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में, उनकी पहचान करने के लिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। जैसे यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, he is going to home और market, he is going to market। सपोज एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पे, he is going to market। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम क्या है, जितने भी मैंने बताया ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब स्पीच का मतलब सेंटेंस। तो सेंटेंस के जितने भी पार्ट्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट में ये सेंटेंस लिखा हुआ है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इनको पहचानना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, इनको पहचानना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टडी है। ठीक है, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ते हैं, हर एक वर्ड की पहचान करने के लिए, कौन क्या है,
कौन कहां पे कैसे आ जाता है, ये हम पढ़ेंगे, जब टाइप्स पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ग्रामर को एग्जैक्टली समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जैसे मान लेते हैं सपोज देयर इज अ फैमिली, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक परिवार है, एक फैमिली होती है। ठीक है, उसी तरीके से एक सेंटेंस पूरी एक फैमिली है मान लो। ठीक है, ये एक फैमिली हो गई, फैमिली में हमारे मेंबर्स होते हैं, जैसे पापा होते हैं, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ज्वाइंट फैमिली है तो अंकल, आंटी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। ठीक है, मतलब कितने मेंबर होते हैं, इनसे मिलकर के पूरी फैमिली बनती है। ठीक है, अभी हमें क्या है, सारे फैमिली मेंबर्स के बारे में पता होता है कि कौन क्या है। कभी देखा अपने परिवार के लोगों में ना पता हो कौन क्या है, हैं? अचानक से पापा से पूछो, अरे तुम मेरे पापा हो, मुझे पता ही नहीं था, ऐसा नहीं होता ना। सारे मेंबर्स ऑलरेडी पता होते हैं आपको, कौन भाई है कौन बहन है, सबके बारे में आपको पता है। कभी कोई अनजान मेहमान भी अगर आपके घर पे आ जाता है तो पहले आप दौड़ के मम्मी के पास चले जाते हो, मम्मी ये कौन आया है, मम्मी बताती हैं दूर के चाचा के, मामा के बेटे के, फूफा हैं ये। तब आपको बोला अच्छा मेरे अंकल हुए, फिर आप नमस्ते करते हो जाके। तो कहने का मतलब है हमारे घर पे जब एक अनजान मेंबर भी आता है तो हम दौड़ के मम्मी के पास जाते हैं पूछने के लिए। तो जब हम कभी अनजान एक वर्ड देखते हैं तो क्यों नहीं सोचते कि ये किस नेचर का है। जैसे हमें फैमिली में हर मेंबर के बारे में पता होता है, उसी तरीके से सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आए हैं वो समझ लो मेंबर्स हैं और उनके बारे में पता करना हमारी जिम्मेदारी है। और वो इसमें रिश्ते होते हैं, सिस्टर, मदर, ब्रदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सारे 8 जो रिलेशन है यही इनमें से कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो सिंपली समझो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ते हैं, सेंटेंस के जितने भी पार्ट हैं उनका पता लगाने के लिए कौन क्या है। और वो पता कब चलेगा, जब हम इनकी स्टडी करेंगे कौन क्या है। ठीक है ना, तो जो वर्ड आपको नहीं पता है वो डायरेक्ट मम्मी के पास दौड़ के यानी टीचर के पास दौड़ के आना है, पूछना है कि सर ये समझ नहीं आ रहा, ये कौन सा वर्ड आएगा, तो आप उसको पूछ सकते हो। ठीक है, होपफुली पार्ट ऑफ स्पीच का एक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, समझ गया ना। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की तरफ। ठीक है, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपके सामने लिखे हुए हैं 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन होता है, सेकंड प्रोनाउन होता है, वर्ब, देन एडवर्ब, देन एडजेक्टिव, देन एडवर्ब, देन प्रीपोजिशन, देन कंजंक्शन, देन इंटरजेक्शन। 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और आर्टिकल हम लोग इसके बाद में ये 9th वाला हम आर्टिकल इसका अलग से वीडियो पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो हम लोग आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नाउन की तरफ विदाउट एनी डिले। ठीक है, चलो नाउन की स्टडी करते हैं, शुरू करें। चलो यस, पहला वाला हमारा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो क्या है, नाउन। नाउन की डिफिनेशन बहुत लोगों ने बचपन में पढ़ रखी है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एज राम, सीता, लखीमपुर, सीतापुर, ईटीसी। यही डिफिनेशन लिखते हैं, यही पढ़ते हैं, इसी में नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो चलो वो आपकी गलती नहीं, आपको नंबर लाने थे, आपने पूरी पूरी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन अभी आपका काम है इसको समझने का। ठीक है, समझना है नाउन क्या होता है। एवरी नेम इज नाउन, बस इतना समझ लो, एवरी नेम इज नाउन। डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस समझना है। यहां पे जो भी नाम आएंगे वो नाउन है, सेंटेंस में जितने भी नाम आ जाए वो नाउन है। राकेश गोज टू स्कूल, राकेश स्कूल जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें नाम कौन है, एक तो राकेश नाम है, एक जहां हम पढ़ते हैं उस बिल्डिंग का नाम रख दिया स्कूल। 2 नाम निकल रहे हैं आपके, एक तो राकेश, एक जहां शिक्षा प्रदान की जाती है उसका नाम क्या है, स्कूल, विद्यालय। तो सेंटेंस में जो भी नाम आ जाए वो नाउन है। सिंपल, इसकी पहचान क्या हो गई, सेंटेंस में जो भी नाम आ जाए वो नाउन है। ठीक है, एवरी नेम इज नाउन। तो सेंटेंस में नाउन पहचानने का सबसे आसान तरीका है ना, जो भी नाम आ जाए वो नाउन है। ठीक है, अब नाम कैसे कैसे हो सकते हैं, किसी के प्रोफेशन का नाम होता है, जैसे कोई दवा देता है वो डॉक्टर, कोई पढ़ाता है वो टीचर, कोई कपड़े सिलता है तो वो टेलर। तो ये भी हमारे प्रोफेशन के क्या है, नाम है। तो अगर वो भी कहीं पे आ जाएगा, टेलर, डॉक्टर, टीचर, तो वो भी नाउन है। ठीक है, खाने पीने की जितनी चीजें आ जाएंगी
वो भी नाउन है क्योंकि वो भी नाम होते हैं, है ना। चलो अभी हम इसके आगे वो टाइप्स में पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा। होपफुली नाउन आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ है ही नहीं इसमें, एवरी नेम इज नाउन। सेंटेंस में अगर कोई नाम होगा वो नाउन है, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहां से आना ही नहीं है, आपका जो क्वेश्चन आएगा टीजीटी में कहां से आएगा, इसके आगे जब टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ोगे क्वेश्चन वहां से आएगा। चलो बताते हैं कैसा क्वेश्चन आएगा। चलो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। आ जाओ, टाइप्स ऑफ नाउन में आ गए हम लोग। टाइप्स ऑफ नाउन में आप पहले देख लो, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 तरह के नाउन होते हैं, मतलब दुनिया में, पहले तो आप इसको समझो नाउन को, दुनिया में जितने भी नाम हैं वो नाउन है, ठीक है। और दुनिया में सिर्फ 5 तरह के नाम हैं। नामों की अगर कैटेगरी में हम चले जाएं तो दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सब 5 तरह की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। दुनिया में सिर्फ 5 तरह के नाम हैं। नाम में जहां पे बोल रहा हूं वहां का मतलब है नाउन, मतलब दुनिया में 5 तरह के नाउन होते हैं, 5 तरह के नाम होते हैं। चलो बताते हैं कौन से। पहला, फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? ऐसा नाम, नाउन का मतलब नाम, प्रॉपर नाम किसी का प्रॉपर नाम है। जैसे ऐसा नाम जो सिर्फ एक ही पर्सन या एक ही चीज या एक ही जगह के लिए यूज हो, मतलब कह सकते हैं ऐसा नाम जो सिर्फ एक ही पर्सन या चीज के लिए यूज हो, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे आपका खुद का नाम, आपको उस नाम से आप ही को बुलाया जा सकता, आपके पड़ोसी को नहीं बुलाया जा सकता, है ना। अपवाद हर जगह होते हैं कि हाँ वही नाम किसी और ने रख लिया, वो अपवाद में आता है। ये मत बोलना कि सर 2 नाम के एक लोग हो गए, वो अलग चीज है, ठीक है। लखीमपुर सिटी, लखनऊ सिटी, अच्छा लखनऊ हम सिर्फ लखनऊ को बोल सकते हैं और किसी शहर को नहीं बोल सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन में क्या आ जाएगा? जैसे लखनऊ, लखनऊ क्या है? दिस इज प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम इसको किसी और शहर को नाम से नहीं बुला सकते, ठीक है। जैसे आपका नाम है सपोज रोहन, तो रोहन को ही रोहन बोला जा सकता है और किसी को रोहन नहीं बोला जा सकता है। जैसे आपने कहा रोज, गुलाब, गुलाब को ही गुलाब बोल सकते हैं आप, है ना, और किसी को नहीं बोल सकते। जैसे आपको समझ गए होंगे होपफुली। चलो आगे अभी एक और समझाते हैं, तब दोनों समझ में प्रॉपर आ जाएंगे। देखिए सेकेंड वन होता है हमारा कॉमन नाउन। पहला वाला जो होता है प्रॉपर नेम्स। दूसरा समझ लो कॉमन नाउन मतलब कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स कैसे? मतलब ऐसा नाम जो 2 या 2 से ज्यादा चीजों या लोगों के लिए हम एक ही नाम उपयुक्त कर सकें, यूज कर सकें, वो होता है कॉमन नेम। जैसे हमने कहा कि ये कॉमन नेम है जो कि हम तुमको भी बोल सकते हैं, तुमको भी बोल सकते हैं, तो वो हो गया कॉमन नेम। जैसे यहां पे लखनऊ लिखा है, जैसे हमने यहां पे लिख दिया सिटी। अब देखो लखनऊ तो हम सिर्फ लखनऊ को बोल सकते थे, तो ये हो गया प्रॉपर नेम। अब सिटी हम लखनऊ को भी बोल सकते हैं, सीतापुर को भी बोल सकते हैं, बरेली को भी बोल सकते हैं, दिल्ली को भी बोल सकते हैं। मतलब सिटी क्या है? कॉमन नेम है हर शहर के लिए। समझ में आ गया ना? कॉमन नेम ऐसा नाम जो 2 या 2 से ज्यादा चीजों के लिए कॉमनली यूज किया जा सके, दैट इज कॉमन नेम, कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे अभी देखो यहां पे रोज लिखा है, हमने लिख दिया फ्लावर, फ्लावर लिख दिया। अब देखो रोज हम सिर्फ गुलाब के फूल को बोल सकते हैं, लेकिन फ्लावर हम हर फूल को बोल सकते हैं, वो चाहे गुलाब का फूल हो, कमल का फूल हो, गेंदे का फूल हो, गोभी का फूल हो, कॉलीफ्लावर, है ना। तो फ्लावर हम सबको बोल सकते हैं, लेकिन रोज सिर्फ रोज को बोला जा सकता है। इसमें भी अपवाद होते हैं कि रोज के अंदर चले गए, ब्लैक रोज, रेड रोज, ये रोज, वो रोज, हर रोज को रोज बोल सकते हैं, फिर कलर आ गए, वो अपवाद में आ जाएगा। ये मत कमेंट करना कि सर रोज के अंदर भी कैटेगरी होती है तो रोज भी कॉमन हो सकता है। अगर हम ऐसे घुसेंगे तो कॉमन निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। अदरवाइज क्या है, देखिए रोज को ही रोज बोला जा सकता है, हर फ्लावर को रोज नहीं बोल सकते हैं। लेकिन फ्लावर अगर हमने यूज किया, ये कॉमन नेम है, ये हम हर एक नाम को मतलब जो भी फूल हैं उनको बोल सकते हैं फ्लावर, ठीक है। समझ में आया? चलो तो इनको बोलते हैं हम लोग, जैसे स्टूडेंट है, सपोज हम रोहन को रोहन बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो पढ़ रहा है तो हमने कहा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम रोहन को भी बोल सकते हैं, सोहन को भी बोल सकते हैं, जो भी है उसको बोल सकते हैं, ठीक है। गॉट इट? चलो
होपफुली ये समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये कॉमन और प्रॉपर समझ गए ना? प्रॉपर, जी, प्रॉपर नेम जो ऐसा हो नाम जो एक ही पर्सन के लिए यूज हो या एक ही चीज के लिए यूज हो उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कॉमन जो ऐसा नाम दो या दो से ज्यादा के लिए यूज हो जाए एक ही नाम उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, चलो तीसरे पे आते हैं। कितना बुलवाते हो, चाय भी जरूरी है। जी, मेहनत करवा रहे हैं आप लोग तो चाय तो पी लेने दीजिए। हाँ, फिर से स्टार्ट करते हैं। भागना नहीं, आप लोगों को नहीं पीने जाना है, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा, कॉमन नाउन के बाद में आता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तीसरा कौन सा है? कलेक्टिव नाउन। दो हमने पढ़ लिए, होपफुली दोनों समझ में आ गए होंगे। दोनों समझ में आ गए होंगे। अब हम आ गए कलेक्टिव नाउन। ऐसे नाम जो किसी कलेक्शन को नाम दिया गया हो, किसी कलेक्शन का हम एक नाम रख दें, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं, अचानक से छुट्टी हुई, अब छुट्टी हुई तो एक साथ सारे निकले इंस्टीट्यूट से, तो बाहर वाले लोग देख के क्या बोलेंगे? वो देखो भीड़ जा रही है। समझ में आया? वो देखो भीड़ जा रही है। उन्होंने पूरे कलेक्शन को एक नाम दे दिया है ना। पूरे कलेक्शन को क्या नाम दे दिया? क्राउड, भीड़। तो क्राउड क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। किसी कलेक्शन का अगर कोई नाम है दैट इज कलेक्टिव नाउन। जैसे आपने कहा कि जब खेल खेलते हो तो खिलाड़ी 7 लोग इधर 7 लोग इधर, आप 7 लोगों की पूरी, हम उसको क्या बोलते हैं? टीम। पूरे कलेक्शन को एक नाम दे दिया, क्या दिया? टीम। तो टीम क्या है? एक कलेक्शन का नाम है, इसलिए कलेक्टिव नाउन है। ठीक है ना? जैसे आपने कहा झुंड, जानवर बहुत सारे थे, आपने कहा झुंड, उसको एक नाम दे दिया। झुंड को इंग्लिश में बोलते हैं हर्ड, तो वो नाम दे दिया, वो हो गया कलेक्टिव नाउन। जैसे बहुत सारी चीजें एक साथ लगा दी, आपने कहा ये है गुच्छा, तो गुच्छा इज व्हाट? बंच। बंच मींस ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन को नाम दिया आपने। एक फूल है तो फ्लावर, बहुत सारे फूल इकट्ठे कर दिए तो हो जाता है गुलदस्ता, तो वो हो गया कलेक्टिव नाउन। समझ में आया ना? सिंपल। चलो, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन समझ गए, प्रॉपरली एक ही के नाम यूज हो, एक ही के लिए जो नाम यूज हो वो प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो दो या दो से ज्यादा चीजों या लोगों के लिए एक ही नाम प्रयुक्त किया जा सके, यूज किया जा सके, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कलेक्शन को अगर कोई एक नाम दे दें दैट इज कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी पर्सन्स होते हैं ना, तो आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। बहुत सारे लोगों से मिलकर आर्मी बनती है, तो आर्मी इज कलेक्टिव नाउन। चलो फोर्थ वन पे आते हैं। फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ये तो बहुत ही आसान है। मटेरियल नाउन, दुनिया में जितना भी मटेरियल है, खाने पीने का, सोना चांदी लोहा प्लास्टिक सीमेंट मोरंग बालू, जितने भी मटेरियल हैं दुनिया में, सब मटेरियल नाउन है ना। अगर कहीं पे लिखा है सैंड बालू, मटेरियल नाउन। कहीं पे लिखा आयरन लोहा, मटेरियल नाउन। सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम डायमंड, मटेरियल नाउन, क्योंकि वो मटेरियल में आता है ना। खाने पीने की चीज, दाल चावल पल्स राइस, एवरीथिंग इज मटेरियल नाउन। खाने पीने की जितनी चीजें हैं, पहनने की जितनी चीजें हैं, है ना, आसपास जितनी चीजें हैं, हर चीज का नाम जो है वो है मटेरियल। हर चीज जो है वो मटेरियल में आती है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन में आती हैं थिंग्स, चीजें, थिंग्स। ठीक है, तो वो सारी थिंग्स जो है मटेरियल नाउन है। ठीक है, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। चलो पांचवें पे आते हैं। जो पांचवा टाइप है वो कौन सा है? यहां पे मैं लिख रहा हूं ऊपर, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग सुना होगा आप लोगों ने, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बहुत फेमस हैं। कुछ भी ऐसे इधर उधर छिड़क छिड़क के बना दिया और लाखों की नीलामी कर दी उसकी, है ना। चलो, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं?
फीलिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग क्या होती है? वो फीलिंग होती है सिर्फ। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग क्या होती है? वो एक पेंटिंग ली, उस पर कुछ भी ब्रश मारे इधर उधर, ये कोई मतलब उसका मतलब नहीं निकल रहा होगा खास, लेकिन वो हाँ देखने में ठीक लग रहा है। जैसे बैकग्राउंड आ जाते हैं ना कंप्यूटर पे, मोबाइल पे कुछ भी ऐसे बना हुआ है, बैकग्राउंड आ गया आपको या अच्छा लग रहा है ना, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट फोटोज। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे अब आते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? आप कह सकते हैं फीलिंग्स। फीलिंग्स को जो नाम दे दिया जाता है उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फीलिंग्स कौन सी होती हैं? जैसे आपने कहा मुझे गुस्सा आ रहा है, एंगर। एंगर क्या है? गुस्सा, फीलिंग है ना। गुस्से को आपने देखा है? आपने छुआ है? नहीं ना। तो गुस्सा एक फीलिंग है, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव क्या है? आपने छुआ है, देखा है? नहीं ना। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी, फील कर सकते हो आप, ये ईमानदार है, ये फील कर सकते हो, है ना। इसके अलावा हंगर, भूख। हंगर, भूख, भूख फील की जाती है ना, भूख लग गई है शायद मुझे, है ना। तो ये सब क्या है? जो फीलिंग्स को नाम दे दिया जाए वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बहुत ही आसानी से आपने सारी चीजें समझ ली। पांचों नाउन, ये दुनिया में 5 तरह के नाम होते हैं और पांचों यहाँ पे लिखे हुए हैं जी। अब क्वेश्चन कहां से आते हैं समझना है। क्वेश्चन अगर आएगा तो लिखा होगा पिक आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम दीज। इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन है? 4 ऑप्शन अलग अलग है, एक इनमें से फीलिंग का नाम दे दिया, आप तुरंत चूज कर लें कि हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब फीलिंग। पिक आउट द मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन निकाल देना है, जो भी मटेरियल का नाम हो। पिक आउट द कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन समझे? कलेक्शन का कोई नाम लिखा हो, पिक आउट कर लो तुरंत, है ना। पिक आउट द कॉमन नाउन, कॉमन पता चल गया होगा, ऐसा नाम जो रख रख के देख लेना कि क्या ये दो लोगों के लिए ये यूज हो रहा है तो फिर चूज कर लो तुरंत, ठीक है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की एक खास बात होती है, हमेशा ये बड़े मींस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है, कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट होगा। जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा, चाहे वो बीच में आए चाहे जहां आए, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा नाउन का पार्ट हो गया, नाउन इज कंप्लीटेड। अब हम आते हैं प्रोनाउन पे, ठीक है। चलो प्रोनाउन पे आ जाते हैं आज। नाउन इज कंप्लीटेड, सो कम टू द नेक्स्ट वन, प्रोनाउन। ये हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है और इस वीडियो में सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। और बहुत अच्छे से कवर करना है क्योंकि इसीलिए हमको सिर्फ 2 ही कवर करने हैं। इसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब हम पूरा अकेला वीडियो देंगे क्योंकि वर्ब के टाइप आपको समझना है प्रॉपरली, ठीक है। फिर आएगा एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये एक साथ देंगे, ठीक है। और कंजक्शन इंटरजेक्शन का एक वीडियो, फिर आर्टिकल का एक सबसे अलग वीडियो, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, अगर मेरे वीडियो सारे आपने देख लिया, आई कैन टेक गारंटी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। चलो, सेकंड हमारा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन हम किसको कहते हैं? हम बचपन से आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये डेफिनेशन आपने हमेशा से पढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन आपको मैं आज सच्चाई बता देता हूं, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक प्रोनाउन पे लागू होती है, बाकी सब पे एग्जैक्ट लागू नहीं होती है। कहने का मतलब है, अब आप कहोगे सर आज तक क्या हमें धोखा मिल रहा था? तो जी हाँ, आपको पता नहीं था कि ये जो परिभाषा है ये सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन पे लागू होती है, ठीक है। इसके अलावा एग्जैक्टली सब पे लागू नहीं होती है, ठीक है। चलो, द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस, लेकिन कभी लिखने को आ गया तो आप यही लिखोगे, द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। डेफिनेशन यही है, लेकिन ये सब पे एग्जैक्टली नहीं लागू होती है। अब इसके टाइप हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहले तो इसको समझते हैं। ऐसे शब्द, नाउन आप समझ गए ना, नाउन क्या होता है? नेम होते हैं। यहां पे क्या लिखा है? प्रोनाउन। द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की प्लेस पर, प्लेस पर जो वर्ड यूज हो जाएं वो होते हैं प्रोनाउन। जैसे आपने कहा, अभी एक सेंटेंस लिखा था, राकेश गोज टू स्कूल। पहला आपने लिखा राकेश गोज टू स्कूल, फिर आपने लिखा ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड इन क्लास, ठीक है। आपने 2 सेंटेंस लिखे।
राकेश गोज टू स्कूल, राकेश स्कूल जाता है और वह बहुत हार्डवर्क करता है क्लास में, ठीक है। तो पहले सेंटेंस में हमने राकेश यूज किया, ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में देखिए, दूसरे सेंटेंस में क्या किया, पहले में हमने नाम लिया, राकेश नाउन है, ठीक है, इसकी जगह हमने दूसरे सेंटेंस में क्या किया, ही का यूज कर दिया राकेश की जगह पे, मतलब ये नाउन था, नाउन की जगह पे हमने क्या किया, ही लगा दिया, तो ही क्या हो जाएगा, दैट इज प्रोनाउन, ठीक है, समझ में आया। द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है। तो राकेश की जगह ही लग गया, ही प्रोनाउन हो गया। इसी तरीके से आपको समझना है कि नाउन प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे यूज हो जाए, ठीक है। चलो अब हम आते हैं इसके टाइप्स में। ये क्लियर है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत, क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा आपके टीजीटी में, ठीक है। अभी मैं टीजीटी के लेवल से चल रहा हूं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। इंपॉर्टेंट क्या है, टाइप्स इंपॉर्टेंट है। चलो टाइप्स में चलते हैं। यस, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इसको हम पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं, हम हर एक प्रोनाउन की हेडिंग से ही समझ लेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग चलाओगे ना, आप हेडिंग से ही निकाल सकते हो कि कौन क्या होता है। जी, हेडिंग से ही समझते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन क्यों बोलते हैं, पर्सनली हमारा एक ऐसा होता है, पर्सनल नाम की जगह हमने कोई वर्ड यूज कर दिया पर्सनली। जैसे अभी हमने राकेश की जगह क्या यूज किया है, ही। राकेश के लिए पर्सनली हमने लगाया ही। कोई लड़की है उसके लिए पर्सनली लगाया शी, अपने लिए लगा आई, तुम्हारे लिए लगा यू, है ना, वी, दे, एटसेट्रा। जी हां, दे हो गया और एटसेट्रा। तो इनको पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं, ये पर्सनली किसी नाम के लिए लगाए जाते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में कौन से आते हैं, जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी ना, एग्जैक्टली वही, द वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो यही सारे वर्ड नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं। ही, शी, आई, यू, वी, दे, यही सारे वर्ड आते हैं, है ना। कोई लड़की है उसके लिए शी लगा देते हैं, अपने लिए आई लगा देते हैं, तुम्हारे लिए यू लगा दिया, नाम की जगह नाम नहीं लगाया, है ना। तो इनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। समझ में आ गया होगा होपफुली पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। तो इसको बस इतने पहचानना है आपको। अगर कहीं पे पूछ लिया जाएगा पिक आउट द पर्सनल प्रोनाउन फ्रॉम दीज, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या हो गया, आप देख लीजिएगा, जो हम नाम की जगह पे एग्जैक्टली यूज करते हैं वर्ड्स का, ही, शी, आई, दे, यू, वी, ये वाले वर्ड्स पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। आप तुरंत उनको पिक कर लीजिएगा, ठीक है, गॉट इट। चलो एक क्वेश्चन अगर यहां से आएगा तो आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड वन, सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन। पहला समझ गए होंगे, बहुत कठिन नहीं है। दूसरा आ जाते हैं, इसको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन तो समझना है, आप पोजेसिव को समझ लो, आगे आपको समझने नहीं पड़ेगा। पोजेसिव का मतलब क्या होता है, पोजेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार रखने वाला। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, है ना। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, पोजेसिव का मतलब क्या हुआ, अधिकार रखने वाला, ठीक है, पोजेसिव। तो पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब हुआ अधिकार रखने वाला प्रोनाउन, ठीक है। आपने ये वर्ड सुना होगा पोजेसिव वगैरह मूवीज वगैरह में, है ना, सुना होगा, वह मेरे लिए पोजेसिव है, बहुत ज्यादा पोजेसिव है। अच्छा, पोजेसिव को दो मीनिंग्स में देखते हैं। एक तो ये देखते हैं वह मेरे लिए इतना पोजेसिव है क्योंकि वो मुझे इतना मानता है। दूसरा, कई बार ना कई गर्ल्स बोलती हैं वो मेरे इतना ज्यादा पॉजिटिव है, मेरा दम घुट रहा है, मैंने उसको तलाक दे दिया, इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गया। मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इतना ज्यादा अधिकार जमा लेना किसी चीज पे। जैसे बॉय ने सपोज शादी के बाद लड़की से कहा कि ऐसा है, तुम अगर घर से बाहर कदम निकालोगी तो मुझे फोन करके पहले बताना, किसी से बात कर रही हो तो मेरे को बताना, ये करना तो मेरे को बताना, वो करना तो मेरे को बताना। अब लड़की ने कहा इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गया है ना, मेरा दम घुट रहा है, मैंने उसको तलाक दे दिया, है ना। तो पॉजिटिव को समझाना है, तलाक पे मत जाना, पॉजिटिव को समझो। व्हाट इज पॉजिटिव, अधिकार जमाना, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन मतलब अधिकार जमाने वाला प्रोनाउन। ऐसे शब्द जिनसे हम अधिकार जमाते हों वो उनको बोलते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे समझो, यहां पे लिखा है दिस इज पेन। सपोज सामने यहां पे पेन पड़ा हुआ है आपके, मैंने कहा दिस इज पेन,
या एक पेन है, लेकिन उधर से आवाज आती है सर दिस इज, किसी ने उधर से आवाज दी सर दिस इज माई पेन। अभी तक वो लावारिस था, लेकिन जैसे ही आपने माई जोड़ा आपका उस पर अधिकार हो गया पूरा। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। अब समझो किस वर्ड से हमने अधिकार जमाया, माई। तो यहां पे माई लिख दो। माई क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि हमने इस वर्ड से अधिकार जमाया। अगर कोई कह देता, मैं बोलता दिस इज हिज पेन, या उसका पेन है, उसका अधिकार हो गया। ठीक है, तो हिज क्या हो गया। आप समझ गए होंगे कैसे शब्द जो हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन में आते हैं। माई, हिज, हर, योर, आर, ठीक है, एटसेट्रा। ऐसे शब्द जो आते हैं ना जिनसे हम अधिकार जमाते हैं, दीज आर पोजेसिव प्रोनाउन। आप सिर्फ हेडिंग को समझो, आगे आप खुद ही समझ जाओगे। समझ गए होंगे होपफुली। ठीक है, आगे बढ़े। पहला वाला था पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सनली आता है हमारे नाम की जगह पे, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन, जिससे हम पोजेसिव, जिससे हम अधिकार जमाते हैं, जैसे माई, हिज, ये हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अगर अभी आ जाता है क्वेश्चन व्हाट इज पोजेसिव प्रोनाउन, तो क्या नहीं चूज कर पाओगे, कर लोगे ना, तो डेफिनेटली आपका एक नंबर सही हो गया। और यही पूछा जाएगा, इसी में से आता है, और कहां से आएगा। चलो थर्ड वन पे आते हैं। यस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चलो हमने कहा ना आप इसको समझ लो, आगे का खुद ही समझ जाओगे। बताओ डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब कभी सुना है। चलो अच्छा, इसको शॉर्ट कर देते हैं यहां तक। आप पढ़ो इसको, क्या लिखा है। डेमो, डेमो, सर डेमो क्लास चाहिए, सर डेमो करके दिखाइए। गाड़ी खरीदने गए, डेमो लेके दिखाइए, है ना। टेस्ट ड्राइव बोलता है, डेमो ही होता है ना वो जी। तो डेमो, डेमो करके दिखाइए। तो डेमो क्या है, डेमोन्स्ट्रेट का शॉर्ट वर्ड बना दिया डेमो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। वो डेमो जहां बोला जाए समझो डेमोन्स्ट्रेट की बात हो रही है जी। तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन करना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना। ऐसे शब्द जिनसे हम इंडिकेट करके या प्रदर्शन करके बोलते हैं। अब कैसे बताएंगे हम, अभी बताते हैं आपको। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जहां पर भी डिमॉन्स्ट्रेटिव आ जाए, एक चीज ध्यान रखनी है कि वहां पर इन चारों की बात हो रही। कौन, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, जहां पर भी डिमॉन्स्ट्रेटिव लग जाए समझ लो इन्हीं चारों की बात हो रही है और कोई नहीं जी। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी आगे पढ़ेंगे तो उनमें भी यही चारों आएंगे, लेकिन वो तब की तब बात देखेंगे। जहां पर भी डिमॉन्स्ट्रेटिव आ जाए समझ लो इनकी बात हो रही है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट पिक आउट द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो यही दिए होंगे ऑप्शन में कहीं ना कहीं एक। पिक आउट द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यही दिए होंगे, आप पिक कर लोगे। आपको तो इसमें कठिनाई ही नहीं, लेकिन समझना जरूरी है कहां पर कैसे। तो इसको समझते हैं। बचपन में आपने पढ़ा था दिस इज अ बॉय, सबने इंग्लिश यहीं से स्टार्ट की थी। दिस इज अ बुक, दैट इज अ बॉय, दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर बुक्स, यही तो पढ़ा था, यहीं से स्टार्ट की थी इंग्लिश, सबने यहीं से की थी। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग बड़े हुए, बड़े हुए तो दिस का हो गया ही इज अ बॉय, दिस का हो गया ही इज अ बॉय। कभी क्वेश्चन आया माइंड में आपके कि ये दिस का ही क्यों हो गया, कभी माइंड में ये क्वेश्चन नहीं हुआ। अब तो आप बड़े हो गए, बड़ी मतलब इंग्लिश बोलने लगे तो फिर ही बोलते हैं, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, है ना, ये बोलते हैं। लेकिन अब दिस क्यों नहीं बोलते हो, कोई तो डिफरेंस होगा या कोई गलत है। कोई गलत नहीं है, ये पर्सनल प्रोनाउन है जो अभी ऊपर पढ़ा था पहला वाला, और ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब पर्सनल तो हम समझ गए, किसी नाम की जगह हमने यूज किया इसलिए पर्सनल प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्यों है ये समझ लोगे तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा दोनों में। चलो डिमॉन्स्ट्रेटिव बताते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों होते हैं ये चारों। ये आप कब बोलते हो, ये आप तब बोलोगे जिस चीज के लिए आप बोल रहे हो वो चीज आपके सामने है और आप उसकी तरफ डिमॉन्स्ट्रेट करके बोल रहे हो। नहीं समझ में आया, चलो समझो इसको। जैसे यहां पे एक चेयर पड़ी हुई है मेरे सामने, तो मैंने क्या कहा, दिस इज माई चेयर, मैंने उंगली उठाई, डिमॉन्स्ट्रेट किया, दिस इज माई चेयर। ठीक है, ये मेरी कुर्सी है, लेकिन एक चेयर पड़ी है मेरे ऑफिस में, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, उसको नहीं बोल सकता दिस इज माई चेयर, वो मेरे ऑफिस में मेरे सामने नहीं है, मैं इंडिकेट कैसे करूंगा उसको। तो उसको क्या बोलूंगा, इट इज माई चेयर। समझ में आ रहा है। सामने कोई लड़का बैठा, मैं बोलूंगा दिस इज बॉय,
दिस इज बॉय, लेकिन कोई यहां नहीं है, उसकी बात चल रही है, तो क्या बोलेंगे, ही इज अ बॉय। समझ में आ गया। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव चीजें जितनी है, जब हम कोई चीज को सामने इंडिकेट करके बोलते हैं तब हम इन चीजों का यूज करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। गॉट इट। यही एडजेक्टिव में रहेगा, जब कोई चीज सामने होगी और हम बोलेंगे इनका यूज करते हैं, लेकिन तब एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, अभी नहीं। चलो समझ गए होंगे होपफुली डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। किसी को अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है कमेंट में जरूर डालिएगा, या कोई ऐसी चीज जो आप पढ़ना चाह रहे हो, कोई टॉपिक मुझसे, मैं उस टॉपिक को जरूर पढ़ाऊंगा, आप कमेंट में जरूर डालिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ वन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको कहते हैं जी। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने कहा पहले आपको हेडिंग समझनी है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन से बना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्शन तो सुना होगा ना, साइंस वालों को तो सबको पता होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ही होता है ना रिफ्लेक्शन, मतलब परछाई हमारी। अगर मिरर में आप अपने आप को देखते हो, वो आपका क्या है, रिफ्लेक्शन है ना। शीशे में आप सामने आते हो, वो आप तो नहीं हो, आपका प्रतिबिंब है, लेकिन आप ही हो, है ना। हो तो आप ही, लेकिन आपका प्रतिबिंब है। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब जी। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा नाम जो हम ही हो, समझो हमारा प्रतिबिंब ही हो। जैसे आपने कहा इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ जी, आई मतलब मैं, माई सेल्फ मतलब मैं, समझ पा रहे हो कुछ। आई मतलब मैं, पर्सनल प्रोनाउन। माई सेल्फ मतलब वो भी मैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ गए ना जी। रिफ्लेक्सिव मतलब माई सेल्फ, सेल्फ वाले जितने वर्ड, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, एटसेट्रा। ठीक है, समझ गए होंगे होपफुली। सेल्फ वाले जितने वर्ड हैं वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जी, नॉर्मली अगर इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, अब देखिए, आई मैं हूं, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, कौन बात कर रहा है, मैं कर रहा हूं। मैंने कहा इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं अपने बारे में बात करूं। इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं बात करूं, और किसके बारे में कर रहा हूं, माई सेल्फ, वो भी मेरे बारे में। मतलब माई सेल्फ क्या है, मेरा ही प्रतिबिंब है ना। आई का ही प्रतिबिंब है। आई, माई सेल्फ, ही, हर सेल्फ, सॉरी ही, हिमसेल्फ, शी, हर सेल्फ, यू, योर सेल्फ। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शीशा अगर रख दो तो इधर रखोगे आई, तो उधर दिखेगा माई सेल्फ। समझ में आया जी, इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, समझ गए होंगे होपफुली। चलो आगे बढ़ते हैं जी। फिफ्थ इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव लिखा है तो सब लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन वर्ड्स होंगे। जी हाँ, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, हु, whom, what, है ना, एटसेट्रा। क्वेश्चन वर्ड, ऑल द क्वेश्चन वर्ड, WH के जितने भी वर्ड होते हैं सारे। बस इसमें ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इतना ध्यान रखना है, when, where और how को छोड़कर इन तीनों को छोड़कर क्वेश्चन वर्ड जो भी आते हैं वो ऑलमोस्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये तीन होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इसलिए इनको यहां छोड़ देना, इनको हम एडवर्ब में पढ़ेंगे। ये बस याद कर लेना, ये याद करने वाली चीज है, ये क्वेश्चन में जरूर आएगा। चलो ये मैं पहले ही बता देता हूं आपको, ये क्वेश्चन में जरूर आएगा। आपसे कहेंगे पिक आउट द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आप तो सोचोगे क्वेश्चन वर्ड को ही आएगा, और इन तीनों में से कोई एक रखा होगा, आप तुरंत निकाल लोगे, पिक कर लोगे और गलत कर दोगे। तो इसलिए ये इन तीनों को याद कर लो, व्हेन, वेयर, हाउ, ये तीनों होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये यहां पे नहीं आते हैं, ये वहां पे जाएंगे एडवर्ब वाले सेक्शन में। ठीक है, ये तीन रट लो, व्हेन, वेयर, हाउ इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। ठीक है, इनको इनमें नहीं रखना है, बाकी आप पिक कर सकते हो, बाकी कुछ भी होगा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा। समझ गए सभी लोग? आप अपने लेवल से स्टडी करिए, आपके जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे, जितने भी क्वेश्चन वर्ड है WH वर्ड्स होंगे वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे।
सिर्फ व्हेन, वेयर और हाउ को छोड़कर, ठीक है, इनको छोड़ देना, ये एडजेक्टिव एडवर्ब में आएंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। 6 वन इज इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक का मतलब होता है किसी चीज पे स्ट्रेस देना, जोर देना, दबाव डालना, दबाव डालना, ठीक है। इम्फेटिक प्रोनाउन, किसी चीज पे दबाव डालना। अब दबाव डालने वाले, देखो ये इम्फेटिक प्रोनाउन से आपका ज्यादा कोई लेना देना है नहीं, लेकिन लेना देना इतना है क्योंकि इम्फेटिक वर्ड वही होते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन, जो आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लिखे हैं। माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, यही वाले वर्ड्स होते हैं, सेल्फ वाले सारे वर्ड्स होते हैं। बस इसमें क्या है, इन पे हम थोड़ा सा स्ट्रेस करके बोलते हैं, तब ये होते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। अब जैसे ये एक साथ कभी नहीं पूछे जाएंगे, आप लोग टेंशन ना लें कि हम वहां पे कैसे पिक करेंगे कि कौन रिफ्लेक्सिव है कौन इम्फेटिक है, तो डोंट वरी, ये एक साथ कभी नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछा जाएगा पिक आउट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो सेल्फ वाला चूज कर लेना है। अगर पूछ लिया इम्फेटिक प्रोनाउन, तो सेल्फ वाला चूज कर लेना है, सिंपल। ये एक साथ कभी नहीं पूछे जाएंगे। इनको भैया जो एग्जाम करवा रहे हैं उनको कोई केस थोड़ी लेना है। आप केस कर दोगे कि रिटर्न में तो पहचान नहीं पा रहे थे, अब वो वैकेंसी का केस चलेगा उसमें, तो वो लोग बचते हैं। कोई भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं आएगा, ना वो देंगे, ठीक है। तो इसलिए इम्फेटिक बस पहचान लो। जब हम इन शब्दों पे जोर डालकर बोलते हैं, ये बोलने में पहचाने जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आई माई सेल्फ विल गो देयर, आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं खुद वहां पे जाऊंगा। जैसे किसी ने मेरे से कहा सर देखिए काम नहीं हो रहा है वहां पे, आप है नहीं, बिल्कुल काम नहीं हुआ 4 दिन से वहां पे, तो मैंने कहा अच्छा ये बात है, आई माई सेल्फ विल गो देयर एंड सी द वर्क, मैं खुद जाऊंगा देखता हूं काम वहां पे, आई माई सेल्फ विल गो देयर। अब माई सेल्फ पे मैंने क्या कहा, जोर देकर बोला, मैंने इस पे स्ट्रेस दिया, तो अभी ये क्या हो गया, इम्फेटिक प्रोनाउन। अगर मैं नॉर्मली बोल रहा हूं इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, आई माई सेल्फ विल गो देयर, माई सेल्फ पे जोर डाला, ये हो गया इम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन डोंट वरी, कॉम्पिटिटिव में एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो कम टू द नेक्स्ट वन, या रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम लोग आ गए रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जब कोई दो सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग कंजक्शन नहीं लगाते हैं। इसमें कंजक्शन और इसमें डिफरेंस है, कंजक्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब ये है, रिलेटिव मतलब समझ गया, रिश्तेदार। हाँ, जब कोई दूसरे सेंटेंस का वर्ड पहले सेंटेंस का रिश्तेदार बन जाता है तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। कैसे, जैसे आपने कहा द पेन्स, द पेन्स मतलब पेन, बहुत सारे पेन, पेन्स हो गया ना, तो द पेन्स which I gave you। अभी हमने क्या किया, सेंटेंस पढ़ो क्या है, द पेन्स विच आई गेव यू, वो पेन जो मैंने तुमको दिए थे, है ना, जो मैंने तुमको दिए, द पेन्स विच आई गेव यू। तो यहां पे देखिए क्या है, विच क्या है, ये रिश्तेदार है भैया, ये रिश्तेदारी, ये वैसे तो विच आई गेव यू इनके साथ आया है, लेकिन इससे रिश्तेदारी निकाल रहा है, वो पेन जो मैंने तुमको दिए थे, इनका भी रिश्तेदार बन रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए इसमें अलग से कोई कंजक्शन नहीं दिया हुआ है, किसी कंजक्शन से सेंटेंस नहीं जुड़ा है, सेंटेंस डायरेक्ट इसने अपनी रिश्तेदारी बनाई है उससे जुड़ा है। द पेन्स विच आई गेव यू, ठीक है ना, द स्टोरी विच आई टोल्ड यू, वो स्टोरी जो मैंने तुमको बताई थी, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ चलो दूसरे से एग्जाम्पल में आ जाते हैं। सपोज दूसरा है, आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कैन रीड दिस। जी, आई एम लुकिंग फॉर द पर्सन हु कैन रीड दिस, मैं उस पर्सन को ढूंढ रहा हूं जो इसको पढ़ सके, हु कैन रीड दिस, जो इसको पढ़ सकता है। जी, अब देखिए आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन, ये एक सेंटेंस है पूरा, मैं उस एक पर्सन को ढूंढ रहा हूं।
अब हमने क्या किया, हु कैन, हमने डायरेक्ट हु को जोड़ दिया है एज अ सब्जेक्ट, ठीक है ना, एज अ सब्जेक्ट क्या लगा है, हु कैन। तो यहां पे ये कौन सा प्रोनाउन है, ये किससे रिलेट कर रहा है, इस पर्सन से, इसका रिलेशन है, इसी पर्सन के लिए ये यूज किया गया है। आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन, मैं उस पर्सन को ढूंढ रहा हूं। हु मतलब जो इसको पढ़ सकता है, ठीक है, मतलब रिलेट कर दिया दूसरे सेंटेंस को हमने इससे, ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, समझ में आ गया। दो एग्जांपल दे दिए हैं, और भी चाहिए एग्जांपल, चलो और लिख लो। चलो, ही वॉन्ट्स द पेन दैट इज इन योर पॉकेट। एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, he wants the pen, oh sorry, he wants the pen, यहां पे गलत लिख गया था, he wants the pen जी। अब देखिए, उसने कहा he wants the pen that is in your pocket, ये वो पेन चाहता है जो तुम्हारी जेब में लगा हुआ है, जो तुम्हारी जेब में रखा हुआ है, ठीक है। अब दैट यहां पे लगाया क्योंकि वो सामने है, ये वो पेन चाहता है जो तुम्हारी जेब में रखा है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ही वॉन्ट द पेन, ये वो पेन चाहता है, दैट कौन सा पेन, जो तुम्हारी जेब में रखा है। तो ये दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है यहां पे, ठीक है। अब दो चीजें समझनी है आपको, ये तो आप समझ गए होंगे रिलेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, कंजक्शन के बिना डायरेक्ट यूज होता है, ठीक है। अभी देखिए, क्वेश्चन आपके सामने ये भी आ सकता है, एक सेंटेंस इसी तरीके से कुछ दिया हुआ है और वहां पे आपने सपोज हु निकाल लिया, विच निकाल लिया और कहा विच टाइप ऑफ प्रीपोजिशन इज विच इन दिस सेंटेंस। तो अगर सेंटेंस इस तरीके का कोई दिया हुआ है तो वहां पे जो विच है, हु है, ये होगा रिलेटिव प्रोनाउन, इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन मत कर देना। बस यही बताने के लिए आपको इस पेज पे लेके आए हैं रिलेटिव प्रोनाउन पे, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में दैट भी आ सकता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मत कर देना। अगर ऐसा सेंटेंस दे रखा है क्वेश्चन में, तो अगर डायरेक्ट पूछते हैं पिक आउट द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो आप यही चूज करेंगे। लेकिन जब कभी सेंटेंस देकर पूछेंगे इन दिस सेंटेंस व्हाट इज द रिलेटिव प्रोनाउन, तब आप ऐसे चूज करेंगे जब ये सेंटेंस के साथ में क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। चलो, तो ये हमारा नाउन और प्रोनाउन आज का क्लियर हो गया है। ये था हमारा नाउन और प्रोनाउन का सेशन, अभी हाँ ओवर हो गया है। चलो, नेक्स्ट वीडियो हम लोग वर्ब का लेके आएंगे, वर्ब के बारे में ईच एंड एवरीथिंग। ये नाउन और प्रोनाउन का ईच एंड एवरीथिंग था, आप पढ़ लोगे, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है। अगला वाला हम लोग वीडियो बनाएंगे वर्ब के ऊपर, वर्ब का सारी कैटेगरी, सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। चलो, जुड़े रहे हमारे साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।